हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त। तो बेटा हम लोग पीजीटी मैथ्स के अगले वीडियो में आ गए हैं और बेटा इसमें हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो बच्चों ये एक अलग प्लेलिस्ट है, आप लिख दीजिए कंप्लीट पीजीटी मैथ्स सिलेबस बाय एचडी मैथमेटिक्स। तो सारी प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी। इसमें बहुत से वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा जब तक कि ये सारा सिलेबस ख़त्म ना हो जाए। और भी अलग अलग बहुत से टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स है, रियल एनालिसिस है। सारे वीडियो बेटा मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, उनको आप पढ़ सकते हैं। 11-12 का मैंने आईआईटी लेवल से पूरा सिलेबस अपलोड किया हुआ है, क्योंकि 11-12 का सिलेबस पीजीटी और टीजीटी में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे बच्चे आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी 11-12 का सिलेबस काफ़ी आता है, तो मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, टेंशन नहीं पालना। देखो बच्चों, आज हम लोग स्टैटिक्स में हम लोगों ने लामीस थ्योरम को पढ़ा था। आज हम लोग स्टैटिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स या ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रायंगल लॉ वेक्टर के लिए सही है तो फोर्सेस के लिए भी सही होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, एक प्रकार का वेक्टर ही है। तो कई लोग इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो हम लोग इन जनरल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है बेटा, जैसे कि दो वेक्टर अगर आपके पास है, एक ए है और एक बी है ना। देखो वेक्टर का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है स्टैटिक्स में, क्योंकि एक्चुअली हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं वेक्टर ही है। फोर्सेस क्या है, वेक्टर है। तो जब तक हम वेक्टर का बेसिक नहीं सीखेंगे इन फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ सकते। आप लोग मेरे बाल तो नहीं देख रहे हैं ध्यान से कि सर बाल कटवा ली, क्या करें यार, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे बाल जब कट जाएं तो हाथ फेरने में बहुत मज़ा आता है, तुम्हारी कसम। तो अच्छा लगता है, हाथ फेरो यार, ऐसे करके हल्का हो जाता है। और मुझे कोई बालों से क्या मतलब ज़्यादा, मुझे कोई हीरो तो बनना नहीं यार। शादी बारात भी जो होना था वो हो गया। अब तुम लोग अपने बाल देखो भैया, हम क्या करें, उसमें शैम्पू मलो डेली। अब मैं तो उठाता हूँ साबुन और कस के बालों पे लगाता हूँ, बाल गिरे तो गिरे, मुझे क्या करना बालों का। तुम ध्यान दो कौन सा शैम्पू चुना जाए, है ना, बालों को सिल्की बनाने के लिए, बालों को डेंड्रफ फ्री बनाने के लिए। अरे डेंड्रफ हो गया, मैंने बाल साफ कर दिए, काम खत्म हो गया। गर्मी लगी, बाल साफ कर दिए। ये बेटा देसी अंदाज है सर। अब तुम्हारी तरह मैं हीरो तो हूँ नहीं ना, इतना पैसे वाला हूँ कि नए नए शैम्पू लाऊं। चलो खैर कोई बात नहीं, चलती रहेंगी बेटा, बातों का क्या है। हाँ, तो मैं कह रहा था दो फोर्सेस हैं या दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है हमको। अगर मतलब अगर हमने वेक्टर का रिजल्टेंट सीख लिया तो फोर्सेस भी उसी में आ गया। भाई अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो जितनी चीज़ें वेक्टर हैं, चाहे फोर्सेस हो, वेलोसिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो भी चीज़ें वेक्टर हैं वो सब उसमें आ जाएंगी। तो अगर दो वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट निकालना होता है तो एक तरीका तो होता है पैरेललोग्राम लॉ, है ना। एक क्या होता है बोलो, पैरेललोग्राम लॉ, जो हमने पहले पढ़ा था टू फोर्सेस वाले कॉन्सेप्ट। इसमें हमने आर पी क्यू वगैरह निकाला था। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला मैंने फार्मूला जो प्रूव किया था ना, वो यही चीज़ है। कैसे करते हैं देखो, एक वेक्टर ये ए लिया, इसको इस पर रखा ऐसे करके, और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो जो इसका डायगोनल है ये इसका रिजल्टेंट होता है। देखो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में एक फोर्स ऐसे लिया और दूसरे फोर्स को यहाँ पर रखा ऐसे करके, ये अब देखो इसको हमने इसके हेड पर रखा, और ये जो हमारा तीसरा वाला डायरेक्शन बनेगा ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। मतलब मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया OB, है ना। OB क्या हो गया, OA और AB का रिजल्टेंट हो गया। मतलब यहाँ पर जो OA है वो क्या है, A है, और जो AB है वो क्या है, B है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि OA वेक्टर को A रिप्रेजेंट कर रहा है, OB वेक्टर को B रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्योंकि हम वेक्टर को लाइंस की हेल्प से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये जो AB वेक्टर है ना, AB, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब अगर हम OA प्लस AB कर दें तो हमें AB मिल जाएगा, है ना। इसका और इसका रिजल्टेंट मतलब इनका वेक्टर सम ले लें तो हमें OB मिल जाएगा, OB। तो अगर हमें OB निकालना है तो क्या करें, OA और AB का हम वेक्टर सम कर दें तो हमको OB मिल जाएगा। तो देखो ये जो फार्मूला हमको मिला है ये हमारे बड़े काम का फार्मूला है। जैसे मतलब यहां पर ध्यान दो, O से B जाना है तो क्या किया, OA प्लस AB, देखो वही है।
ओ से भी जाना है तो क्या किया, ओ ए प्लस ए बी। अच्छा एक बात और ध्यान दो, अब देखो अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि ओ ए प्लस ए बी और इसको मैं इधर ले लूं तो माइनस का ओ बी बराबर 0 हो गया। इसको कायदे में 0 वेक्टर लिखना चाहिए, क्योंकि वेक्टर इक्वल टू वेक्टर होगा हमेशा। ऐसे मान लो मैं ये लिखता हूं ए वेक्टर बराबर 0, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। हमें लिखना चाहिए ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ये सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखना हमेशा। वेक्टर हमेशा वेक्टर के ही इक्वल होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इस माइनस ओ बी को अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बी ओ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी ओ का प्लस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये माइनस ओ बी वेक्टर है, इसको हम बी ओ लिखेंगे तो प्लस बी ओ हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज की तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो इसको अगर हम देखें ये क्या है, देखो ये ओ ए बी और बी ओ है ना, मतलब देखो ये इसको डायरेक्शन चेंज हो गई ऐसे। तो ओ ए बी मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो गया, इन तीनों का वेक्टर सम। देखो इन तीन चीजों का वेक्टर सम 0 है। वेक्टर सम ही तो रिजल्टेंट होता है। मैंने क्या बताया था कि अगर हम वेक्टर सम कर दें तो वेक्टर सम ही, चाहे दो फोर्सेस हों, फोर्सेस का मतलब चाहे दो वेक्टर हों या तीन वेक्टर हों या 10 वेक्टर हों, वेक्टर एक जनरल कॉन्सेप्ट है, फोर्स उसका एक स्पेशल केस हो गया, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है इसीलिए, है ना भाई। अगर जो चीज़ हमने वेक्टर के लिए पढ़ ली वो कोई भी वेक्टर उसमें अप्लीकेबल है। जैसे फोर्स में भी अप्लीकेबल है, वेलोसिटी में भी अप्लीकेबल है, एक्सेलरेशन में भी अप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लीकेबल है, मोमेंटम में भी अप्लीकेबल है। जो चीज़ें वेक्टर है वो सब में अप्लीकेबल है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि ओ ए बी और बी ओ मतलब तीन फोर्सेस अगर ऐसे लगे। अब देखो मैं चूंकि स्टैटिक में फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैं फोर्स की बात यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि स्टैटिक में जनरली फोर्स की बात होती है। तो अगर तीन फोर्स किसी ट्रायंगल के अलोंग लगे हैं, जैसे देखो ये इस साइड में लगा है ओ ए, ये इस साइड में लगा है ए बी और ये इस साइड में लगा है बी ओ, तीन फोर्सेस हैं जो एक ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग लगे हैं और एक ऑर्डर में लगे हैं, जैसे ओ ए बी और बी ओ। तो इन तीनों का सम 0 है, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है। तो मतलब रूल ये बना कि अगर तीन फोर्सेस किसी ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग एक ऑर्डर में लगे हैं, जैसे कि देखो ये जो फोर्स है ये ओ ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये फोर्स ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब वो फोर्सेस जो हैं साइड्स के अलोंग लगे हुए हैं और साइड्स उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। और हाँ एक ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे ओ ए, जैसे देखो ओ से चलना है तो ओ ए बी और बी ओ, तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो गया, है ना। तो देखो इससे हमने एक रूल बना लिया कि अगर तीन फोर्सेस लगे हैं और वो एक ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक ऑर्डर में लगे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। एक बात और ध्यान दो, जैसे क्या होता है कि मान लो हमने एक बॉडी पर तीन फोर्स लगाए, एक लगाया 2 न्यूटन का और एक फोर्स लगाया मान लीजिए 3 न्यूटन का और एक फोर्स लगाया मान लीजिए मैंने 7 न्यूटन का। अब मैं तुमसे कहूं कि क्या ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, तो देखो एक्चुअली ये एक ट्रायंगल की साइड कभी नहीं बना सकते, क्योंकि देखो मान लो एक ट्रायंगल की एक साइड 2 है और एक साइड मान लीजिए 3 है, तो उसकी तीसरी साइड 7 नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, है ना। ट्रायंगल जब भी हम कोई बनाते हैं, मान लो हमने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी होती है। तो क्या होता है, कोई भी दो साइड ने उनका सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। जैसे ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी ए से बड़ा होगा, सी प्लस ए बी से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है, दो का सम तीसरी से छोटा है, इसका मतलब ये तीनों एक ट्रायंगल की साइड कभी नहीं बना सकते। इसका मतलब ये तीनों एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। तो अगर ये ट्रायंगल से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते तो ये तीनों फोर्सेस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कभी नहीं रख सकते। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब तीन फोर्स ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो जाएं और एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो जाएं, है ना।
तीन फोर्स ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो जाएं और एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो जाएं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। रिजल्टेंट जीरो का मतलब वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ट्रायंगल की साइड नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि देखो जब हम ट्रायंगल की साइड बनाते हैं इसका मतलब क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये लेंथ आप सेंटीमीटर में लेंगे तो न्यूटन को आप सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। हम कहते हैं कि मान लो 1 सेंटीमीटर की जो साइड है वो 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी, तो 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सेंटीमीटर की साइड, ये 3 सेंटीमीटर की साइड और ये 7 सेंटीमीटर की साइड, है ना। तो ये ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा और ये तीनों फोर्सेस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, है ना। तो ट्रायंगल लॉ क्या है, इसको लिख लीजिए कि अगर तीन फोर्सेस, है ना, इस तरीके से लगे हों कि वो ट्रायंगल की साइड्स को बना दें, है ना, कि वो ट्रायंगल की साइड्स को बना दें डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। अगर तीन फोर्सेस कहीं पर भी लगे हैं, इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड दे फॉर्म ए ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इन एनी ऑर्डर, एक ऑर्डर में, देन देयर रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अरे यार कोई परिभाषा तो नहीं पूछेगा ना हमसे। बहुत से बच्चे कहते हैं सर डेफिनेशन लिखा दीजिए। अरे भाई डेफिनेशन थोड़ी एग्जाम में आएगी, बल्कि मैथ्स में हमें लगता नहीं किसी एग्जाम में डेफिनेशन भी आती होगी। आज तक मैथ्स में कोई ऐसा एग्जाम नहीं देखा मैंने, चाहे बीएससी में सी हो, चाहे 11 12 हो, चाहे 10 हो, जहाँ वो डेफिनेशन पूछे। वो सवाल पूछता है उसका लॉजिक दिमाग में होना चाहिए, तो मतलब समझ में आना चाहिए, बजाय कि हम डेफिनेशन को लिखें अंग्रेजी लिखने बैठ जाएं। अगर अंग्रेजी तो किताबों में बहुत लिखी गई, कहाँ हमको पल्ले पड़ता है। किताबें तो इतनी इतनी हैं, हम कहाँ उससे समझ पाते हैं, उसमें अंग्रेजी तो लिखी गई है, उससे कहाँ समझ में आता है। तो इस बात को दिमाग में बैठाओ कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है। देखो जैसे कि मान लो अगर मैं एक और क्वेश्चन तुमको यहाँ पर देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा मान लो कि 3 फोर्सेस हैं और तीनों 3 के हैं मान लीजिए, ठीक है, और ये इनके बीच का एंगल है 100 डिग्री, ये इनके बीच का एंगल है मान लो 150 डिग्री और ये इनके बीच का एक एंगल है 110 डिग्री। तीनों का सम 360 होना चाहिए है। तो क्या अब ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 फोर्सेस लगे हैं तो क्या ये बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। देखो जैसे अगर हम इन तीनों से ट्रायंगल बनाएं, देखो एक 3 इधर लगा हुआ है, इसको यहाँ लगा दिया, इस 3 को यहाँ लगा दो और इस 3 को यहाँ पर लगा दो, ऐसे देखो एक ऑर्डर बन रहा है 3 3 3, एक ऑर्डर बन रहा है। तो 3 3 3 का मतलब तीनों की साइड बराबर हो गई। जब तीनों की साइड बराबर हो गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि तीनों ही 3 3। देखो ऑर्डर ध्यान दो, ये 3 यहाँ लगा, हमने इसको ऐसे लगाया, ये इधर लगा, इसको ऐसे लगाया, ये इधर लगा, हमने इसको ऐसे लगाया। तो 3 3 3 तीनों की साइड्स आपस में बराबर हैं, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होना चाहिए। तो देखो जैसे आप समझो इसके और इसके बीच का एंगल 100 है, तो मतलब ये वाला एंगल 100 हो गया, है ना। अच्छा इसके और इसके बीच का एंगल 150 है, तो ये वाला एंगल 150 हो गया। तो अगर ये एंगल 100 है तो ये कितना बच गया 80, जबकि होना क्या चाहिए इसको 60, क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, 60 60 का होना चाहिए। इसका मतलब ये भी एक ट्रायंगल को नहीं बना सकते। मैग्नीट्यूड में तो बना रहे हैं लेकिन एंगल तो सही नहीं बैठ रहे ना, क्योंकि अगर हम इक्वल साइड्स ले लें ट्रायंगल की तो उनके बीच एंगल 60 60 होना चाहिए, जबकि यहाँ एंगल कुछ और है। तो इसका मतलब ये वाला भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मतलब ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एक ट्रायंगल को बना नहीं पा रहे हैं, है ना। क्योंकि ट्रायंगल को बनाने का मतलब वो कंप्लीटली ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो पाए। मैग्नीट्यूड में तो बना रहे हैं, जैसे कि यही एंगल अगर मैं देता कि ये एंगल 120 है और ये एंगल भी 120 है और मान लीजिए ये एंगल भी 120 है, अगर मान लो मैं ऐसे कहता तो अब ये ठीक होता। अब ये एंगल अगर 120 है तो ये वाला एंगल 120 होता, ये 120 होता तो ये 60 हो जाता, अब ये ठीक है। ये वाला देखो 120 है तो ये भी 120 हो जाता, तो ये वाला भी 60 हो जाता, अब ये ठीक है, और ये वाला भी 60 हो जाता। तो अब ये एक ट्रायंगल बना पाते और अब ये पॉइंट क्या होता इक्विलिब्रियम में होता, है ना। ये बात ध्यान रखना। तो यहां से देखो हमको 2 रिजल्ट मिले, है ना। एक रिजल्ट तो ये मिला कि ये वाला कि अगर मान लो क्या है, एक O है, एक A है, एक पॉइंट B है, OA
ए बी का सम ओ बी होगा। मतलब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये होगा, ओ ए और ए बी का सम क्या होगा, ओ बी। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। और एक रिजल्ट ये मिला कि अगर तीनों के एक ऑर्डर में ले लें तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओ ए और ए बी, ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट ओ बी होगा। और ये क्या कह रहा है कि ओ ए बी और बी हो, तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। बात समझे ना। तो दो अलग अलग बातें यहाँ पर ये हैं, है ना। ये दो बातें यहाँ पर हमको मिली। देखो क्या होता है, इस रिजल्ट का भी बहुत यूज है। देखो कैसे, देखो जैसे ओ से बी जाना है तो क्या हो गया, ओ ए प्लस ए बी हो गया। देखो जैसे हम एक जनरल ट्रायंगल बना लें, अगर हम एक जनरल ट्रायंगल बना लें, है ना, इस पर बेस तो हमने सवाल अभी कर लिए। इसी को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स या ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं कि अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर लगे हैं और इस तरीके से लगे हैं कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ट्रायंगल की साइड्स को बना रहे हैं और एक ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं, है ना, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। ये मैंने आपको समझाया। अब देखो मैं आपको इस रिजल्ट की कुछ बातें बता रहा हूँ। देखो ये रिजल्ट क्या कहता है, जैसे कि मान लो मैं कोई भी ट्रायंगल ले लूँ, मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक। अब देखो अगर मैं यहां से ए बी प्लस बी सी करूंगा, ए बी प्लस बी सी, तो मुझे हमेशा ए सी मिलेगा। देखो जैसे ए से सी जाना है तो क्या किया, ए बी प्लस बी सी, मतलब इसका रिजल्टेंट ये होगा, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट क्या होगा, ए सी। देखो मैं इससे ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे भी देखो लिख सकता हूं, जैसे कि मान लो मैं इधर ए बी कर दूं, इसको इधर ले लूं तो ए सी माइनस बी सी मैं कर सकता हूं। अब देखो ये क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी और माइनस बी सी को मैं प्लस सी भी लिख सकता हूं। उल्टा करेंगे तो माइनस साइन आएगा, वेक्टर में डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो हमेशा माइनस साइन आएगा। ये माइनस बी सी था, इसको देखो अब ये क्या हुआ, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी बराबर क्या हो गया, ए बी। मतलब ए सी और प्लस सी बी बराबर क्या हो गया, ए बी, है ना। मतलब जैसे कि ए सी और सी बी का रिजल्टेंट क्या हो गया, ए बी। तो मतलब किसी भी दो का रिजल्टेंट तीसरा होता है हमेशा। लेकिन जरा डायरेक्शन देख लेना, जैसे देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ए सी और सी बी, ए सी और सी बी का रिजल्टेंट क्या है, ए बी। इसी प्रकार देखो अगर मैं यहां पर ऐसा करूं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो मैं ऐसे चलूं, मैं चलता हूं सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी चलता हूं, मान लीजिए मैं सी ए प्लस ए बी, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। क्योंकि देखो सी ए से बी तक गया, एक पहुंचो डायरेक्ट सी बी, सी ए प्लस ए बी बराबर सी बी। यहां देखो क्या था, ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, है ना। तो इन दो का रिजल्टेंट ये होगा। अब देखो इन सबको हटा करके आप ऐसे जनरल लिखना सीखो। हाँ, आप इसको किसी भी आप इसको पॉलीगन में लिख सकते हैं इस रिजल्ट को। मतलब जैसे मान लो मैंने ऐसे करके एक पॉलीगन बना दिया, ए बी सी डी ई। चलो अच्छा पहले ट्रायंगल की प्रैक्टिस करो, पॉलीगन की बात नहीं, पहले ट्रायंगल की प्रैक्टिस करो। मान लो मैंने ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी ले लिया। अब जैसे कि मान लो अगर मैं लिखता हूं ए बी, डायरेक्शन मत दिखाओ, डायरेक्शन यहां दिखाओ, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो ये क्या होगा, ए सी होगा। देखो ए से सी जाने का एक रास्ता ये है डायरेक्ट, वो हमने यहां लिख दिया, और दूसरा रास्ता क्या है, ए से सी जाने का, यहां से ए बी प्लस बी सी, वो देखो यहां लिख दिया, दोनों बराबर है। मान लो मैं ऐसे लिखता हूं बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। मतलब बी से सी, सी से ए बराबर बी ए। एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता डायरेक्ट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखूं सी बी प्लस बी ए बराबर क्या होगा, सी ए। देखो सी बी प्लस बी ए बराबर क्या हो गया, सी ए, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। बात समझे ना, इस तरीके से। और इसी को अगर मैं इन जनरल करना चाहूं तो मैं पॉलीगन में इस चीज को बना सकता हूं।
देखो कैसे, जैसे कि मान लो मैंने ये एक पॉलीगन ले लिया ऐसे, ए बी सी डी ई। अब मान लो जैसे मुझे ए से डी जाना है, तो एक तरफ मैं ए डी लिख दूं, है ना। अब ए से डी जाने के बहुत से रास्ते हैं, मैं ऐसे जा सकता हूं ए बी बी सी सी डी, तो ए बी और बी सी और सी डी, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट ये होगा। देखो ए सी डी मैं ऐसे भी जा सकता हूं, इस साइड से जाऊं ए ई प्लस ई डी, तो ये भी सही है, ठीक है। देखो मैं ए से डी ऐसे भी जा सकता हूं, ए डी जाना है ना, तो ए बी प्लस बी डी, तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी डी। तो ये इन जनरल हमारा जो है वो एक पॉलीगन लॉ हो गया कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, जैसे कि मुझे ए से डी जाना है, अब आप ए से डी किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। एक रास्ता डायरेक्ट हो गया, एक ए बी बी सी सी डी हो गया, ये भी सही है। ए से डी जाना है, एक ए ई प्लस ई डी हो गया, ये भी सही है। तो मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट ये होगा, इन दोनों का भी रिजल्टेंट ये होगा, और इन दोनों का भी रिजल्टेंट ये होगा। और ऐसा मैं कहीं से कहीं भी जा सकता हूँ, है ना, किसी भी डायरेक्शन से मैं चल सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर जगह यूज होंगी यहाँ पर। भाई ट्रायंगल लॉ है, ये मैंने समझाया इस तरीके से, ये एडिशन का है, वेक्टर एडिशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, हम लोग फिर और वीडियो में अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। अभी स्टैटिक्स चल रहा है, स्टैटिक्स के बाद हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे, टेंशन नहीं करना, सब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। और यही तरीका है बेटा आगे बढ़ने का कि समझ समझ के पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि एग्ज़ाम तो बेटा बहुत होंगे आपकी लाइफ में। भी ये अकेला एग्ज़ाम नहीं है, आपको हर दिन एक एग्ज़ाम फेस करना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम तो ज़िंदगी भर इंसान के होते हैं, एग्ज़ाम से डरना नहीं है, एग्ज़ाम को फेस करना है, अच्छे से हंसते मुस्कुराते फेस करना है। और नॉलेज अगर हमें है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने ही होने हैं, ठीक है बच्चों। तो नॉलेज से पढ़ना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।